जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। मैं सूरज कुमार। तो जो क्लास 10th का जो आपका झारखंड बोर्ड का 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आज हम लोग कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव साइंस के क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे पहले ऑब्जेक्टिव का मैंने वीडियो डाला हुआ है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और ये पार्ट 1 वाला वीडियो सब्जेक्टिव का, ठीक है। इसके बाद आपको और भी कई सारे पार्ट देखने को मिलेंगे। मैं वे सभी क्वेश्चन आपको करा दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और साइंस मैथमेटिक्स का तो सब्जेक्टिव में ले ही रहा हूँ, उसका 3-4 वीडियो डाला हुआ है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। देखोगे तब आपको समझ में आए कि मैं किस लेवल का क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मेरा बात मानो, अगर मेरा मैथ का सारा वीडियो फॉलो कर लेते हो ना, तो मेरी गारंटी कि मैथमेटिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और साइंस में भी नहीं छूटेगा। और आपका हिस्ट्री का तो पंगे सर करा ही रहे हैं, हिंदी इंग्लिश का भी मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो दे ही रहा हूँ। और लास्ट का जब 15 दिन के आसपास बचेगा ना एग्जाम में, तब मैं आपको हिंदी इंग्लिश का पूरा ताबड़तोड़ वीडियो दूंगा, ठीक है। और उसमें आपको टिप्स ट्रिक्स सब कुछ कराया जाएगा, लेटर राइटिंग वगैरह सब कुछ कराया जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहे और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा प्यार दोगे हमारे इस वीडियो को, आप हम लोगों को उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए इस प्रकार से धांसू धांसू कंटेंट लाने में। तो फिलहाल बात तो करते रहेंगे, देखिए चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो वो सबसे पहला प्रश्न, भले दिखने में आपको गंदा लग रहा होगा, पर बाबू क्वेश्चंस के देखने में मत जाओ, क्वेश्चंस का लेवल देखो, क्वेश्चंस का जो टाइप है उसको देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि भाई साहब दिखने वाला हर चीज गंदा नहीं होता है, ठीक है ना। गंदा दिखने वाला हर चीज गंदा नहीं होता है। अच्छा, एक धातु एवं अधातु का उदाहरण दीजिए जो द्रवावस्था में रहते हैं। देखो 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में भी ये सभी प्रश्न बहुत बार आते हैं। तो देखो जो मरकुरी होता है ये बेसिकली जिसको हम लोग पारा बोलते हैं, ये धातु है और द्रवावस्था में पाया जाता है। और जो अधातु की बात करें तो अधातु में जो ब्रोमीन होता है, जिसको Br से दिखाते हैं, ये बेसिकली एक ऐसा धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। धातु द्रवावस्था में हो गया पारा, जिसको मरकरी या फिर Hg बोलते हैं। अधातु द्रवावस्था में ब्रोमीन, ठीक है, जिसको Br बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है कि देखो ऐसे धातु के ऑक्साइड, बेसिकली उभयधर्मी ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड होता है, ठीक है। और जो धातु का ऑक्साइड होता है, बेसिकली आपको पता हो कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। लेकिन जो कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनका ऑक्साइड होता है वो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों से अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। फिर बोले कि अम्लीय और जो क्षार होता है दोनों प्रकार का गुण प्रदर्शित करता है। कुछ धातु का ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बोले तो Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सभी क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। तो इनका उदाहरण भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। हमारा अगर सब्जेक्टिव वीडियो करते हो ना, तो मैं उसके साथ ही साथ आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बता देता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। तो सब्जेक्टिव करोगे तो सब्जेक्टिव तो क्लियर होगा ही, साथ ही साथ 20% समझ लो कि ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा साइंस का। और मैं मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले रहा हूं, अगर उसको क्लियर देखोगे अच्छे से ना, तो ये गारंटी है कि आपका कम से कम 50% ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। और फिर बाद में तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए यौगिक एक्स का एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। तो देखो यौगिक एक्स तथा एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की यौगिक एक्स की पहचान करें, तो जो यहाँ पे एक्स होगा जो एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके थर्मिट अभिक्रिया देता है, जिसको रेल की पटरियों को जोड़ने में उपयोग करते हैं। तो रेल की पटरी को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? थर्मिट अभिक्रिया। बोले रेल की पटरी को जोड़ने में किस अभिक्रिया का उपयोग किया था? थर्मिट अभिक्रिया, याद रखिएगा। तो बेसिकली यहाँ जो यौगिक एक्स है ये लोह का ऑक्साइड होता है, फेरस ऑक्साइड Fe2O3 होता है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा नंबर का क्वेश्चन में पूछा कि अभिक्रिया का नाम दीजिए। अभी मैंने बोला इसको थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं और इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। ये प्रश्न कई बार आया हुआ प्रश्न है, भले आपको यहाँ पे 2022 दिख रहा होगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रीवियस में और भी बार आया हुआ है, साथ ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका देखो, इसका आपको देखा जाए तो अगर अभिक्रिया देने लिखने को बोले, देखो फेरस ऑक्साइड जब हम लोग एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? फेरस अलग निकल जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और यहाँ पे बेसिकली हीट वगैरह बहुत ज्यादा निकलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, धातु एवं अधातु के 3 भौतिक गुण, यानी कि 3 को भौतिक गुण लिखना है एवं 2 रासायनिक गुणों में अंतर स्पष्ट करिए। देखो एग्जाम में 2 बोले तो 2 ही लिखना, 3 बोले तो 3 लिखना, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना। और ये 2023 में और 2013 में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न 2025 में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। हो सकता है आपको 5-5 गुण लिखने को बोले। तो धातु का
भौतिक गुण और धातु का रासायनिक गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी और सब्जेक्टिव का दृष्टिकोण से भी जरूर कर लीजिएगा। तो इधर धातु लिखा है, धातु देखो सबसे पहले हम लोग इसके भौतिक गुण पर बात करते हैं। देखो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ठीक है, जिसको धात्विक चमक भी बोलते हैं, परंतु अधातु में कोई भी प्रकार की चमक नहीं होती। पहला गुण तो हो गया, मैंने पहला अंतर तो हो गया। दूसरा अंतर देखो, धातु प्राय विद्युत धनात्मक होती है, यानी कि धातु जो होते हैं ये बेसिकली तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, जबकि जो अधातु होता है ये विद्युत ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। सिर्फ एक अपवाद याद रखेगा, हाइड्रोजन जो होता है ये विद्युत धनात्मक होता है, बाकी जितने भी अधातु होता है वो सभी विद्युत ऋणात्मक होता है, तो ये चीज याद रखेगा। और अगर आप लोग अपवाद को भी लिख देते हो ना, अपवाद जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होता है, तो बात मानो लबालब होकर आपको नंबर देता है आपको एग्जामिनर। और ये असम्पशन से, इस अपवाद से आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि कौन सा धातु जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्वेश्चन बहुत बार आया। तो पारा, अभी मैंने आपको बताया मरकरी, या तो फिर जिसको हम लोग Hg बोलते हैं, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछेगा कि कौन सा धातु जो कमरे में या फिर बोले कि नॉर्मल टेम्परेचर में द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन, तो याद रखिएगा। ये सब यही से भी असम्पशन से क्वेश्चन बनता है केमिस्ट्री में, ठीक है। अच्छा लास्ट देखा जाए डिफरेंस पर बात करते हैं। देखो धातु ये प्राय उष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, जबकि अधातु क्या होता है, ये उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। परंतु इसमें भी एक अपवाद है, जो हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। इसे हाइड्रोजन के बारे में अभी तक आप लोगों ने सुना नहीं होगा, पर ग्रेफाइट के बारे में जरूर सुना कि ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है ना। विद्युत उष्मा का नहीं, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है कि विद्युत का सुचालक होता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कौन सा ऐसा धातु है जो अधातु होने के बावजूद भी जो आपके पास विद्युत का चालन करता है, तो ग्रेफाइट, याद रखिए मेरी बात, ठीक है। आप चलिए कुछ रासायनिक गुण पर बात करते हैं। देखो रासायनिक गुण का देखा जाए तो यहाँ पे देखो सबसे पहला बात कि देखो धातुएं सामान्यतः अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाती है तथा कौन सा गैस उत्पन्न करती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। लेकिन जो अधातु होता है ये देखा जाए तो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है, क्योंकि अधातु जो ऑक्साइड होता है ये ऑटोमेटिकली अम्लीय गुण का होता है, तो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो धातु होती है ये ऑक्सीजन के संयोग कर क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, यानी कि धातु को अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करोगे तो ये क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जबकि अधातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओगे तो ये अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। चीज समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जो धातु होता है वो क्षार से अभिक्रिया नहीं करता जनरली, ठीक है, क्योंकि धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, जबकि अधातु जो होता है वो क्षार से अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। बाकी देखो धातु का जो भौतिक गुण होता है इसके बारे में तो बच्चों को बहुत ज्यादा आता है कि धातु जो होता है वो तन्य होता है, जबकि अधातु तन्य नहीं होता है, अधातु भंगुर होता है, ठीक है। धातु में अधातु वर्ध्यता को गुण पाया जाता है, जबकि अधातु में अधातु वर्ध्यता गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। धातु विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, अधातु विद्युत और उष्मा का उचालक होता है, बस खाली ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। ये चीजें याद रखिएगा। तो ये सभी जो गुण है जो कि बच्चे आराम से लिख लेते हैं, यानी कि धातु का भौतिक गुण लिखना बच्चों के लिए कोई बड़ी बात है नहीं, आराम से लिख लेता है। परंतु धातु और अधातु का रासायनिक गुण को लिखने में बच्चों को ज्यादा कठिनाई होती है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कुछ लिख कर लाया हुआ है रासायनिक गुणधर्म पर क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 ही लिखने को बोला था, 2 ही लिखेगा, पर मैं एक्स्ट्रा आपको करा देता हूं ताकि अगर कभी 5 लिखने को बोले तो आप लोग फंसोगे नहीं। देखो धातुएं विद्युत धनात्मक होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, जैसे एग्जांपल में Na+, C++ ऐसे करके आप लोग लिख लीजिएगा, फिर Ca2+ भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। जो देखो अधातु जो होता है ये विद्युत ऋणात्मक होती है, यानी कि O- या फिर O2- भी लिखोगे तो भी चलेगा, Cl- इस प्रकार से लिखेगा, ठीक है। अच्छा धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाते भी मैंने आपको बताया, जबकि अधातु या अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। देखो जो जल में घुलकर क्षार बनाता है, यानी कि जो धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाता है और इसको अगर जल में घुलाओगे तो ये क्षार बनाती है। जैसे देखो NaO2 जो होता है इसको अगर आप लोग जल से रिएक्ट कराओगे तो NaOH बनाता है, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा प्रबल क्षार कहलाता है, ठीक है। तो इसको भी देखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछता है सबसे अधिक प्रबल क्षार है तो ऑप्शन में NaOH दी जाए तो उसको मार दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो जो आपका अधातु अम्ल ऑक्साइड बनाता है ये जल में घुलकर अम्ल बनाती है, क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। जैसे कि देखो आपके पास CO2 जो है ये जल से घुलनशील होकर क्या बनाता है, H2CO3 जो बेसिकली एक प्रकार का अम्ल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, क्या लिखा है देखो, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देता है। अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो एक समीकरण भी लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग समीकरण भी लिख पाते हो ना सब पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है कि जो धातु है वो अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो उसका अगर आप लोग समीकरण लिख पाते हो तब तो और अच्छा हो जाता है। देखो यहाँ पे धातु जिंक होता है, ठीक है, जिंक को अगर आप लोग अम्ल से H2SO4 से अगर मिलाते हो तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और जो गैस होता है उसके ऊपर में से करके को तीर का निशान दिया जाता है, जैसे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि हाइड्रोजन या गैस बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर में यहाँ पे बताया था, पर फिर भी यहाँ पे है तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अधातु की बात से, जैसे कि कार्बन क्या होता है, एक प्रकार का धातु होता है, हाँ कार्बन अधातु है, ठीक है। अच्छा, तो इसको अगर आप लोग अम्ल से अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, देखो सल्फर डाइऑक्साइड बना हुआ है, साथ साथ देखो यहाँ पे जल बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया क्या लिखा गया, धातु क्लोरीन से अभिक्रिया कर विद्युत संयोजक क्लोराइड बनाता है, यानी कि NaCl बनाता है। देखो यहाँ पे उसका एक समीकरण दिखा है कि सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया कर NaCl बनता है। अच्छा, दिखा है यहाँ पे अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया कर ससंयोजी क्लोराइड बनाता है, यानी कि यहाँ पे देखो ससंयोजी क्लोराइड बनाता है, यानी कि HCl बनाता है, जो कि एक ससंयोजी होता है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाओगे तो HCl बनता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ धातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर अस्थायी हाइड्राइड बनाती है, अस्थायी हाइड्राइड बनाती है। तो इसको आप लोग याद कर सकते हो, वरना अगर याद नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत है नहीं। धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर अस्थायी हाइड्राइड बनाती है, जैसे कि यहाँ पे H2S जो कि एक अस्थायी हाइड्राइड होता है, ठीक है। और जो आपके पास CaH2 होता है ये बेसिकली अस्थायी हाइड्राइड होता है। तो ये सभी कुछ चीजें थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि रासायनिक गुणधर्म थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो आप लोग को मैंने बता दिया, याद कर जरूर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो नेक्स्ट प्रश्न लिखा है कि पारा के एक मुख्य अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखे। कोई पारा के मुख्य अयस्क का नाम और सूत्र लिखना है। इस अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, ठीक है ना। आपको जो भी आप लोग पारा के अयस्क का नाम लिखोगे, आपको उसके बारे में ये भी बताना है कि उसको किस प्रकार से धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। साथ देखो, पारा धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षण में प्रयुक्त समीकरण लिखने के समीकरण भी लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पारा का जो एक मुख्य अयस्क जिसको सिनेबार हम लोग बोलते हैं, जिसका सूत्र जो होता है अणुसूत्र HGS होता है, या बेसिकली क्या बोलते हैं HGS होता है, जो कि जिसको क्या बोलते हैं सिनेबार बोलते हैं, ठीक है। और इसे भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और इसकी समीकरण की बात करें तो यहाँ पे टोटल 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। पहला स्टेप देखो, HGS जो होता है, जो सिनेबार होता है, उसको अगर आप लोग ऑक्सीजन के साथ हीट देकर अगर रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाता है, मेर्क्यूरिक ऑक्साइड, यानी कि आपके पास देखा है तो ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, धातु ऑक्साइड बन जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। अब जो आपके पास यहाँ पे HgS है, इसमें अगर डायरेक्टली उसमें अगर आप लोग प्रोवाइड कराओगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास Hg और O2 आपके पास अलग हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गलती है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके पास, यहाँ पे HgS नहीं होगा, यहाँ पे H2HgO होता है, जैसे कि पूरा काट के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे 2HgO होगा, यहाँ पे S के जगह पे O कर लीजिएगा। वरना होता क्या, देखो सबसे पहले जो HgS है, जो सिनेबार है, उसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये देखा जाए तो मर्क्यूरी ऑक्साइड बनेगा, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली यहाँ सिनेबार को उसके ऑक्साइड में बदलने की अभिक्रिया यहाँ हो रही है। पर आपको अगर सिनेबार चाहिए तो ये जो ऑक्साइड आपका बना यहाँ पे, ये जो ऑक्साइड बना, जो कि कैसे बना, सिनेबार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर इसको वापस से क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। बस यहाँ पे S के जगह पे O कर लीजिएगा, माने इसी को गर्म कर दोगे तो आपका पारा और जो ऑक्सीजन है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इस प्रकार से होता है। तो ये आपका पूरा समीकरण था। आई होप कि आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में आया हुआ प्रश्न है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था धातु अधातु वाला, देखो ये 2013 और 2023 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। सब यहाँ पे साइड में लिखा हो कि कब कब प्रश्न आया हुआ है। ये जो मैंने उभयधर्मी ऑक्साइड वाला कराया था, ये 2022 और 2019 में आया हुआ प्रश्न है। और ये देखो जो मैंने आपको रेलवे वाला कराया अभी, ये बेसिकली 2020 में आया हुआ प्रश्न है। और ये तो सब्जेक्टिव में आया हुआ सब यहाँ पे लिखा हुआ है, पर ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा कि जब लोहे की किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखो ये प्रश्न 2017 में आया है और ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। तो देखो ये बेसिकली ऐसा होता है कि देखो जो आपके पास
लोहा जो होता है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए क्या करता है कि कॉपर सल्फेट को यानी कि कॉपर को उसके विलयन से सल्फेट से अलग कर कर जाके लोहा जाके बैठ जाता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। तो जिससे क्या होता है कि जो विलयन का रंग जो कि पहले नीला था, जो कि किसके कारण था, कॉपर सल्फेट के विलयन के कारण था, ठीक है, जो कि लोहा कर क्या करता है, सब बिगड़ा देता है, कॉपर को वहां से भगा देता है और जाके लोहा का सल्फेट बन जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है विलयन हरा हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है कि देखो कॉपर जाके CuSO4 के विलयन में जाके घुसता है तो क्या करता है ये FeSO4 बन जाता है, यानी कि कॉपर को हटा देता है और जाके ये SO4 के साथ अपना बॉन्ड बना लेता है, यानी कि लोहा क्या करता है कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, यहाँ प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया होता है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव आया हुआ ये रिएक्शन दे देता है और बोलता है ये कौन किस प्रकार की अभिक्रिया बताए, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ से और एक चीज पता चला कि जो कॉपर सल्फेट जो है उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, वो नीला होता है, ठीक है। और जब आपका फेरस सल्फेट बन जाता है तब उसका रंग कैसा होता है, तो हल्का हरा टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो इससे ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, इसका कारण बताइए। देखो ये 2017 में प्रश्न है। तो देखो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि देखो सोना और चांदी जो होता है ये बहुत ही कम क्रियाशील है, बहुत ही कम क्रियाशील होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये संक्षारित जल्दी से नहीं होता, यानी कि जल्दी से खराब नहीं होता है, लोहा का रख दोगे जंग लग जाएगा। दूसरा रीजन क्या है कि देखो इसमें बहुत अच्छा चमक पाया जाता है, बहुत ही तेज इसका चमक होता है, इसको साफ वगैरह करना भी बहुत आसान होता है, ठीक है। इस कारण से भाई साहब ये कम क्रियाशील होता है, इस कारण से ये देखो तो हवा से ना ही नमी से ना ही शरीर से जो पसीना निकलता है इस सब से किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं करता है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी किसी को परेशानी नहीं होता है। जैसे बहुत सारा ऐसा जैसे कि मेटल वगैरह, जैसे कि अगर आप लोग लोहा का कोई चीज पहनते देखना आपका पसीना से धीरे धीरे उसमें जंग लगना लगता है, जिससे आपका हो सकता है आपको चोट वोट लगे तो आपको टिटनेस वगैरह पकड़ सके, टिटनेस वगैरह हो जाएगा, किसी प्रकार की बीमारी हो जाए आपको, ठीक है। परंतु ऐसा लोहा ऐसा चांदी और सोना वगैरह में नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही कम क्रियाशील होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि वो कौन से धातु है जो पृथ्वी से जब उसको निकाला जाता है तो वो अपने मूल रूप में पाया जाता है, तो बेसिकली सोना और चांदी होता है, क्योंकि ये इतने कम क्रियाशील है, ये किसी से अभिक्रिया करते ही नहीं है, इसलिए पृथ्वी के अंदर में ये अपने मूल रूप में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा हुआ प्रश्न है। अच्छा, और एक रीजन ये भी है कि सोना चांदी का रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि आभूषण के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप लोग चीजें समझ रहे हो और मैंने समझाने की कोशिश भी किया है। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके दो नाम तथा उपयोग लिखे। देखो मिश्र धातु किसे कहते हैं, देखो किसी धातु के किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ गलित अवस्था में मिलाने से जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। किसी धातु को एक अन्य धातु या धातु को गलित अवस्था में मिलाने पर जो एक समांगी मिश्रण बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिश्र धातु बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका अगर इसका देखा है तो मिश्र धातु के कुछ नाम बात करते हैं और उसका उपयोग की बात करते हैं। जैसे कि देख लो इस्पात का जो उपयोग होता है, इस्पात इसको हम लोग स्टील बोलते हैं। स्टील का उपयोग तो हमेशा देते हैं हम लोग, जैसे कि बर्तन वगैरह का घर में खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आजकल तो स्टेनलेस स्टील का जो देखा जाए तो आपका गेट वगैरह आता है, ठीक है। उसी प्रकार से तो जहाज में देखो पुलों एवं वाहनों के निर्माण में किया जाता है। अच्छा, पीतल से कई बार क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा कि बताओ पीतल जो है वो किस धातुओं से मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा पीतल जिंक और कॉपर के मिश्रण से बनता है पीतल। अच्छा, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पीतल को बनाने के लिए पिताजी को बना, अच्छा पिताजी, इसको पीतल को मैं शॉर्ट में पिताजी बोलता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इस पीतल को बनाने के लिए कॉपर और जिंक का कितना कितना प्रतिशत मिलाया जाता है। जैसे मान लो पिताजी अगर मतलब पीतल 100% है तो कितना परसेंट कॉपर मिलाएंगे उसमें और कितना परसेंट जिंक मिलाएंगे कि आपका पीतल बनेगा। आप लोग ये लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका बुक में दिया हुआ है, क्लास 10th का बुक में, ठीक है, एक जगह पे है, ठीक है। चलिए, अच्छा, और इसे पीतल का उपयोग बेसिकली बर्तन के निर्माण में होता है, ठीक है, और भी कई सारे होते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें थी जो कि मैंने आपको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश किया हुआ है, ठीक है। और आपको नजर भी आ रहा हो कि सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि भाई साहब मैं आपको फालतू क्वेश्चंस कराता ही नहीं, वही सब क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कीजिएगा और भाई साहब अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग हमें प्यार दोगे हमें भी आपको उतना ज्यादा प्यार देने में और उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और आप लोग इस प्रकार से धांसू कंटेंट लाने में हमें भी मजा आता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, अभी आपका टेलीग्राम ग्रुप, आपका व्हाट्सएप ग्रुप में जाके आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि नए अब आपका एग्जाम शुरू होना है तो जितने भी अपडेट होंगे सब आपको वहीं डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।